अभी एक एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, वहाँ सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जाते थे। फिलॉसफी, वैदिक पूरा, स्पेस साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, संस्कृत लैंग्वेज पे बहुत फोकस होता था, जो बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लॉर्ड मैकॉले, उन्होंने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ब्रिटिश इंडिया में पास किया था। मैकॉले साहब ने ये सब हटा दिया। जैसे मतलब आपने लिखा है ABCDEFG, आपको कितना याद है वो, और फिर आपने लिख लिया तो आप बहुत होशियार हो। नहीं लिख पाए तो आप होशियार नहीं हो। पर ये तो आज भी चल रहा है सर सिस्टम में। अब बदला है एनईपी 2020 में। क्या बदलाव आया है अभी? कि हम मदर टंग को फोकस करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में ही है ये एजुकेशन पॉलिसी तो सभी को माननी है। कैसे मानेंगे सर? महाराष्ट्र में आप देखोगे तो, कर्नाटक में। मैंने तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी देखे जिनको साइन भी नहीं करना आता, स्टिल वो पढ़ा रहे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं उनको चाहिए तो थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है क्या? अनक्वालिफाइड टीचर को भी वो हायर कर लेते हैं। ये भी आप सारे वो बातों पे पिन कर रहे हैं जो सर अभी बेंगलोर की एक न्यूज़ आती है कि 11 लाख रुपए फीस है प्राइवेट स्कूल की। मैं समझता हूँ अगर लोग वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। पर आपने तो एक स्टेटमेंट दे दिया सर, महंगा मतलब अच्छा। जितना भी लीगल एजुकेशन है वो बच्चे को स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। देश का संविधान पढ़ाओ पहले तो आप, आपके मौलिक अधिकार क्या क्या है। कानून है, वो कानून का ज्ञान है, वो मैं समझता हूँ 5th या 6th स्टैंडर्ड से होना चाहिए। अभी आप एक बात बोल रहे थे कि बच्चों को डिसिप्लिन वे में 2 घंटा फोन देना है, 1 घंटा फोन देना है, फिर इंसेंटिवाइज करना है। फोन दीजिए और आप उसके साथ एक गोल दीजिए, और उस गोल पे वो अगर कंटेंट देख रहा है तो उसकी लर्निंग हो रही है। पेरेंट्स नहीं फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद ही फोन चलाना बंद करना पड़ेगा, जो पेरेंट्स करना नहीं चाहते। 1970 के आसपास चाइना और हम लोग सेम थे। आज भी हमारी मानसिकता यही है कि वो तो बिहार जैसी स्टेट से आता है, वो गरीब परिवार से था, तो उसको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ना। देखिए, ये तो सरकार की असफलता थी ना। हम आज़ाद हुए उसके बाद से हमने पॉलिसी नहीं बनाई। एक बार एक पॉडकास्ट में ऐसी बात बोली गई थी कि सरकार डेलिबरेटली चाहती है कि आप 10th तक फुल पास होते जाओ, और जब आपका कॉलेज में एडमिशन का समय आएगा तब आप वो एडमिशन ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं, और आप रह जाओगे अनपढ़। फिर आपको सरकार को प्रेशर नहीं बनेगा कि नौकरी देनी है। तो कितना हद तक सही है? क्या ये सरकार डेलिबरेटली चाह रही है? सागर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है सर आपके? बहुत बढ़िया सर। कैसी चल रही लाइफ? शानदार। देखो, एजुकेशन के टॉपिक मैंने बहुत सारे कवर किए हैं सर, और जितना मैं इस पे बात करूँ उतना कम है। क्योंकि क्या होता है कि सर, जब भी अपन कोई टॉपिक पे बात करते हैं ना, और उससे पूरे समाज का, देश का भला होता है, तो उस टॉपिक को ना बार बार लेके आना पड़ता है समाज के सामने, और उनको बार बार बताना पड़ता है। तभी वो विचारधारा आप पे हावी होती कि अच्छा, अब मेरे को ये लाइफ में काम करना है, मेरे को इस बारे में सोचना है। तो सागर जी, आज आपसे बात करने की कोशिश करेंगे बहुत बड़े मेजर टॉपिक पे, एजुकेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है? और आप किस तरह से हेल्प कर रहे हो, और आपकी क्या विचारधारा है, और लोगों को क्या सॉल्यूशन मिलने चाहिए आज की डेट में, ताकि जो हमारा भारत है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो हम देखते हैं ना कि गड्ढों की फोटो आ रही है, ठीक है, पॉलिटिशियन ये कर रहे हैं, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग, अभी तो नेपाल वाला जो केस हुआ है, जो पूरा यूथ बाहर निकल के आ गया है, किस वजह से हो रहा है ये? अगर देश में बहुत ज़्यादा एजुकेशन होगी तो चीज़ें सही चलेगी। हमारा जो इंडिया है वो पूरे विश्व में एज ए विश्व गुरु वास्तव में बन पाएगा, जो कि अभी काल्पनिक है। तो थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अभिषेक जी। सबसे पहले तो एक ही सवाल की, जो एजुकेशन है वो नेशनली अभी तक चेंज क्यों नहीं हो रही सर? क्यों नहीं करना चाह रहे हैं लोग चेंज? नहीं, देखिए, चेंज तो हुआ है। बेसिकली क्या है, मैं बताता हूँ आपको। अभी एक एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे पहले आज़ाद भारत में 2 बार पॉलिसी आई थी, एक 1968 में, एक 86 में, और अब ये 2020 में। उन दोनों में कोई मेजर चेंजेस नहीं थे। इस बार मेजर चेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिन पे हम बाद में बात करेंगे। तो जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, ये बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली इसकी जो, जिसको कहते हैं फाउंडेशन, वो नींव रखी गई थी 1835 में।
जो मैकॉले थे, लॉर्ड मैकॉले, बेबिंगटन मैकॉले उनका नाम था, उन्होंने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 ब्रिटिश इंडिया में पास किया था और एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया था। जो मैंने बताया चेंजेज हुए हैं वो बहुत माइनर चेंजेज है। मेनली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसी फॉर्मेट पे चल रहा है। तो उस समय क्या था कि ब्रिटिशर्स की एक रिक्वायरमेंट थी, उनको चाहिए थे जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सके, इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, उसका नाम ही इंग्लिश रखा गया। तो उसमें फोकस किया गया इंग्लिश लैंग्वेज पे। दूसरा, उनको जरूरत थी ऐसे डिसिप्लिन वर्क फोर्स की या क्लैरिकल जॉब करने वालों की जो उनके इंस्ट्रक्शंस को रिलीजियसली फॉलो करे। तो उन्होंने उसी तरह से डिजाइन किया उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को। और एक रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने उस समय होता था, जिसमें क्या होता है कि मेमोरी बेस्ड एजुकेशन, मेमोराइजेशन पे उन्होंने फोकस किया कि इन्हें एक चीज बता दी जाएगी जिसे ये याद रखेंगे और उसी प्रिंसिपल से या उसी फॉर्मूला से ये आगे एग्जीक्यूशन करेंगे। तो ये हमारा बेसिक एजुकेशन सेटअप था और फिर वही कंटिन्यू हुआ। वो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनके हिसाब से बहुत परफेक्ट थी वो। और उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उससे पहले क्या था कि इंडिया में गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे। तो गुरुकुल में बच्चा जाता था, वहाँ पे वो जो आजकल के मॉडर्न हॉस्टल है वो गुरुकुल होते थे, वहीं गुरु के यहाँ रहना, वहीं पे वहाँ सारे सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जाते थे। फिलॉसफी, वैदिक, पूरा स्पेस साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, सब कुछ पढ़ाया जाता था। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये तब पढ़ते थे हम। और शास्त्रार्थ होता था, तर्क वितर्क होता था, है ना। बड़ा जबरदस्त एक डायनेमिक सिस्टम था वो लर्निंग का। संस्कृत लैंग्वेज पे बहुत फोकस होता था, जो बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैकॉले साहब ने ये सब हटा दिया, सारे सब्जेक्ट्स हटा दिए, और उन्होंने जो उनको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश चाहिए था, वो उन्होंने उसे थोप दिया और वही डोमिनेंट हो गया उसके बाद में। तो बेसिकली जो आपका सवाल था कि एजुकेशन हम बदल नहीं रहे हैं, अब बदला है एनईपी 2020 में। क्या बदलाव आए हैं अभी? बदलाव आए हैं, देखिए बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन उनकी भी अपनी समस्याएं। फिर भी बदलाव जब आपने पूछा है तो बदलाव ये आया है कि सबसे पहले तो एनईपी ने ये इनिशिएट किया है कि हम मदर टंग को फोकस करेंगे। मतलब जिसकी जो बच्चे की 6 ईयर तक जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं या लर्निंग स्किल्स है, सबसे ज्यादा मदर टंग में या मातृभाषा में उसकी डेवलप होती है। तो उन्होंने ये रखा है कि फाउंडेशन स्टेज पर, जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, वहां पे हम उसकी पूरी लर्निंग जो है वो हिंदी में या उसकी वर्नाक्यूलर मातृभाषा में कराएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में ही है? ये नहीं, देखिए ये एजुकेशन पॉलिसी तो सभी को माननी है। कैसे मानेंगे सर? महाराष्ट्र में आप देखोगे तो, कर्नाटक में। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए पॉलिसी बनना और एग्जीक्यूट होना ये दो अलग बातें हैं। पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है कई कारणों से। कई सारे तो स्टेट्स ही इसके अगेंस्ट है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इसके अगेंस्ट है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, उसके बाद में इंटेंट की प्रॉब्लम है, उसके बाद में टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड ही नहीं है। जो पॉलिसी में बता दिया है कि, जैसे पॉलिसी में ये बताया है कि हम जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाएंगे, जितने भी गैजेट्स, इक्विपमेंट्स या जितने भी रिक्वायरमेंट्स है। अब स्कूल में वो है ही नहीं अवेलेबल, तो आप कैसे करवाएंगे? पॉलिसी बन गई पर वो आप नहीं करवा पा रहे। इसी तरीके से ये है कि भाई टीचर्स जो हैं वो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अब टीचर को ही नहीं आता है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो एनईपी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छी चीजें भी है। मल्टीपल एंट्री है, एग्जिट है। मल्टीपल का मतलब आप कभी भी पढ़ाई छोड़ के कभी भी पढ़ाई वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले ये होता था कि मान लीजिए, जैसे मेरा ही एग्जाम्पल है, मैंने एलएलबी फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद में मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया, फिर छोड़ना पड़ा। फिर मुझे एलएलबी पढ़ने के लिए पूरा एलएलबी करना पड़ा, फिर मैंने एलएलबी कंप्लीट किया। बट अगर ये नई न्यू एनईपी होता तो शायद मेरे ये 2 साल 3 साल खराब नहीं होते। तो ये अच्छी चीजें हैं बहुत सारी। इसी तरह से एनईपी के अंदर है। क्या ये इन्फॉर्मेशन है सारे लोगों के पास में कि आप कोई भी एजुकेशन में, आप मतलब मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर डॉक्टरी में या फिर किसी भी फील्ड में जा रहे हो आप, तो आपने पहले साल किया और फिर छोड़ दिया, फिर वापस वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो? क्या इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास ये? सर क्या हो रहा है कि एनईपी 2020 कोविड में आया था, 22 से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है।
कई फेज्ड मैनर में ये चीजें हो रही है। जैसे 2026 से, नेक्स्ट ईयर से, जो बोर्ड का प्रेशर कम करने के लिए अब बोर्ड को 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे बोर्ड एग्जाम्स एक ही बार होते थे, अब 2 बार, और बच्चे की चॉइस है वो कौन सा वाला बोर्ड अटेम्प्ट करना चाहता है, वो फर्स्ट फेज वाला या सेकंड फेज वाला। ये नए साल से लागू होगा। क्या तो होगा फेज्ड, क्या होगा, थोड़ा एलोबरेट करेंगे इसमें? सर जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है 10th एंड 12th का, आप सब हम सब उससे गुजरे हैं, उस दौर से। जब बोर्ड के एग्जाम को लेकर हमारे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन का जो पर्पस है, एजुकेशन का पर्पस है कि हम लर्निंग करें, सीखने पे फोकस करें, और उस एजुकेशन से जो कुछ एक्वायर हमने किया है लर्निंग करके, उस लर्निंग से हम अपने करियर को बिल्डअप करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन का मतलब जो हमें समझाया जाता है, और मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को, लेकिन हमें एजुकेशन का मतलब समझाया मार्क्स, कि हमारी परसेंटेज क्या आई है, मार्क्स कितने आए हैं, 80 है, 90 है, 95 है, ये हमारा पर्पज है। और उसके बाद करियर डेवलपमेंट में हमारा पर्पज है प्लेसमेंट। तो कॉलेज ने प्लेसमेंट दिया या नहीं दिया, या इस फील्ड में प्लेसमेंट्स होगी या नहीं होगी, या क्या पैकेज होगा, इसके बियॉन्ड हम नहीं सोच रहे, और वो सारी समस्याओं की जड़ है। तो सरकार को भी लगता है कि बच्चों के, हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब बोर्ड्स में, आपको पता होगा, बहुत प्रेशर होता था कि बोर्ड का एग्जाम है, क्या परसेंटेज आएगी, क्या डिवीजन आएगा। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि 10th एंड 12th के बोर्ड्स को 2 बार कंडक्ट करेंगे। तो बच्चा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा करता है तो ठीक है, नहीं तो एक और अटेम्प्ट है उसके पास। वाह। तो ये 2 अटेम्प्ट हो गए हैं। तो ये एक नई, ये एनईपी है जो 2026 से इम्प्लीमेंट होगी। सर इतनी बड़ी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लग रहा है, तो वो समय लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद भी कई सारी समस्याएं हैं हमारे पास। अच्छा क्या है मतलब, जैसे मान लो मेरे को तो सबसे खराब सिस्टम लगता है कि याद करो और फिर उसमें याद, जैसे मतलब आपने को लिखा दिया ABCDEFG और ये पैराग्राफ हो गया। अब उस आपको कितना याद है वो, और फिर आपने लिख लिया तो आप बहुत होशियार हो, आप नहीं लिख पाए तो आप होशियार नहीं हो। पर ये तो आज भी चल रहा है सर सिस्टम में। बिल्कुल आपने परफेक्ट, जिसको कहते हैं कि सही जगह पे आपने चोट की है। देखिए ये रोट लर्निंग है, मेमोराइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मेमोरी पे बेस्ड एग्जाम होते हैं, आपकी मेमोरी जितनी अच्छी है उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं आपको बताऊं कि जितने भी दुनिया के देश हैं जहाँ पे अच्छी स्कूलिंग होती है, हम जापान की बात करते हैं, तो जापान है, या कई सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो सारे कंट्रीज फोकस करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग पे। मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन जो है वो क्लासरूम की 4 दीवारों के अंदर नहीं है, वो क्लासरूम के बाहर है। और जापान में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं ओसोजी, ओसोजी करके कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्कूल्स में प्रिलिमिनरी लेवल पे जब बच्चा छोटा होता है, जो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स है, जब उसकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होगी, जब उसके अंदर उसका एक जिसको कहते हैं उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, या वो टाइम है जब वो चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, वो कोर मेमोरी में आएगा, और वो फॉरएवर उसके साथ कंटिन्यू करेगा। तो उस ओसोजी में क्या करते हैं कि बच्चों को, वहाँ पे स्कूलों में ये ट्रेडिशन है कि स्कूल की सफाई बच्चे ही करते हैं डेली बेसिस पर। कोई प्यून नहीं है, कोई भी ये इस तरह का स्टाफ नहीं है, बच्चे ने ही अपनी पूरी स्कूल को साफ करना है, अपने क्लासरूम्स को, बोर्ड को धोना है, क्लीनिंग करना है, गार्डनिंग करना है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? हमारे यहाँ पे इस, अच्छा देखिए मुझे दुख इस बात का है कि बड़ा छोटा-सा, अगर गवर्नमेंट चाहे, एक छोटा-सा नोटिफिकेशन सीबीएसई निकाल दे, या स्टेट बोर्ड्स निकाल दे, या एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री निकाल दे कि भाई हमें ये रूल, देखिए हमारे पास अच्छी बात क्या है, पूरे देश के स्कूल्स में कैंपसेस हैं, उन कैंपसेस में गार्डन्स हैं, वो उनका एक अपना कैंपस है, उनके पास प्यून्स हैं, आप बंद कर दीजिए। आप बच्चे को गार्डनिंग, क्लीनिंग, और जो उसकी बेसिक उसकी क्लीनलीनेस है वो स्टूडेंट्स करेंगे। बहुत फ़ायदे होंगे, वो लाइफ स्किल्स सीखेंगे, वो नेचर से इंटरैक्ट करेंगे, वो अपना काम करना सीखेंगे, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनेंगे, उनमें ज़्यादा अच्छा सिविक सेंस डेवलप होगा। इवेंचुअली वो कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, एक सेंसिबल, डिसिप्लिन्ड और ज़िम्मेदार नागरिक बनकर। ये छोटा-सा है। अब इसके लिए कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन, भई जैसे मान लीजिए मैं कोई 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 सुझाव दूँगा आपको, उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, इंफ्रा की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसी
तरह से बच्चों को, अब जैसे मैं बताता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो इतना आउटडेटेड है बाबा आदम के ज़माने का, जो हमारे मैकॉले साहब ने जो डिज़ाइन किया था, जिसमें हम सब कुछ रट रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल रट रहे हैं, हम टेबल्स याद कर रहे हैं, हम जितने भी इक्वेशंस याद कर रहे हैं, है ना? मीम्स चलते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ज़िंदगी में कहाँ काम आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा कहाँ काम आता है, ये बिल्कुल सही है, कहाँ काम आ रहा है? और जो काम आ रहा है, जो स्कूल को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, उसे कोई पढ़ा बता नहीं रहा है। अब आप देखिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब स्टूडेंट बड़ा होता है या बच्चा बड़ा होता है, टीनेज में आता है, तो उसे पता होना चाहिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस के बारे में, कि क्या खाना सही है, क्या खाना गलत है। मैं मिलता हूँ हज़ारों पेरेंट्स से, हज़ारों पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है, या मैं नहीं मिल पाता हूँ करोड़ों पेरेंट्स से, उनकी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जंक फूड खा रहा है। ये एक जनरल प्रॉब्लम है। उसको कब सिखाया गया है स्कूल में कि न्यूट्रिशंस का इम्पोर्टेंट क्या है, हेल्थ का इम्पोर्टेंट क्या है, फूड का इम्पोर्टेंट क्या है, जो प्लेट में फूड आ रहा है फार्म टू फूड वो आया, कैसे आया, उसका प्रोसेस क्या है ना? प्रोसेस करने का प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ नहीं बताया गया है। जबकि होना ये चाहिए कि छोटे लेवल पे जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में मैं चाहता हूँ कि ऐसा सिलेबस हो कि आपको 1 साल का आपका करिकुलम है, एटलीस्ट 6 महीने आप क्लासरूम के बाहर अपना टाइम स्पेंड करें। एक दिन आप उनको फार्म में ले जाइए, कि फार्म से कैसे वेजिटेबल्स या प्लांट्स या ग्रेन्स कैसे डेवलप होते हैं, फिर इवेंचुअली कैसे हमारी प्लेट में आते हैं, उस प्रोसेस को आप उन्हें समझाइए। एक दिन उन्हें फैक्ट्री विजिट कराइए, एक दिन आप उन्हें कोई कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करवाइए, एक दिन आप उन्हें कोई किसी इंडस्ट्री को विजिट करवाइए, जिससे उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग हो, जिससे उनको समझ में आए कि ये पूरा, और ये चीजें काम आएगी। लाइफ स्किल्स सिखाइए, कोई लाइफ स्किल्स आप नहीं सिखा रहे, सॉफ्ट स्किल्स आप नहीं सिखा रहे। आप बोलेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद कि वो बच्चा, अभी एक डेटा आया कि 80% इंडियन ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं है। अब अगर एम्प्लॉयबल नहीं है, उसका एक मेजर रीजन है कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स किस स्कूल ने सिखाया आपको और हमको? किस स्कूल ने बताया कि बात कैसे करते हैं, जीडी कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे करते हैं, टीम कोलैबोरेट टीम के साथ कैसे करते हैं, टीम के साथ में जेल कैसे होते हैं, टीम वर्क कैसे करते हैं, या डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं? ये चीजें हमें किसने से, हमें तो बताया गया ये सिलेबस है, इसे रटिए, इसे याद करिए, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना रिश्तेदारों में, घर में, सोसाइटी में, समाज में, मोहल्ले में आपका नाम हो जाएगा। सर 2 ही तरह की स्कूलें हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक है? और कोई एक्स्ट्रा स्कूलें होगी जो थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रही होगी, जैसे कुछ राजस्थान के कई जगह पे कुछ स्कूलें हैं जहाँ पे एक भवन टाइप बना रखा है, वहाँ पे सारे बच्चे अपने आपस में ही काम करते रहते हैं। कुछ-कुछ स्कूलें हैं जो थोड़ा बहुत काम कर रही है, बट अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, 50-60 करोड़ तो बच्चे ही हो जाते हैं। अभी हो क्या रहा है सर कि गवर्नमेंट स्कूलों के जो टीचर्स हैं, वो तो पहले वाले टीचर से जब बोला जाता था कि जो भर्ती हो रही है, भर्ती हो रही है, भर्ती हो रही है, आप भर्ती कर लो, तो बहुत सारे टीचर तो वैसे निकले। मैंने तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी देखे जिनको साइन भी नहीं करना आता, स्टिल वो पढ़ा रहे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। दूसरा है प्राइवेट वाले। अब प्राइवेट वालों के अंदर भी ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं उनको चाहिए, तो थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है क्या? अनक्वालिफाइड टीचर को भी वो हायर कर लेते हैं कि भैया कि तुम भी आ जाओ, 20-25 हज़ार सैलरी लोगे ना। जहाँ पे देश का भविष्य बना रहा है, वहाँ पे लोग प्रॉफिट बनाने की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे अनक्वालिफाइड टीचर होंगे, तो वो देश का भविष्य तो बन ही नहीं सकता ना। सर, ये भी आप सारे वो बातों पे पिन कर रहे हैं जो जो जड़ है समस्या की, है ना? जैसे समस्या क्या है कि टीचर जो है वो सबसे सेलिब्रेटेड जॉब होना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ सर, पता 100% मानता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में टीचर्स को ऐसे नहीं सेलिब्रेट किया जाता इस जॉब को। आज आप एक सच्चाई एक ये है कि हमारी सोसाइटी में कोई आदमी आईएएस बना, जज बना, डॉक्टर बना, आईआईटीएन बना, इंजीनियर बना, तो आपने देखा होगा उसकी फैमिली में, उसके रिलेटिव्स में, उसके सर्किल में, उसके मोहल्ले में, उसके कॉलोनी में या जहाँ पे भी है, तो उसका बड़ा महिमा मंडन होगा। अखबार में उसका फ़ोटो छपेगा, कई लोग उसको रिवॉर्ड करेंगे, कई फेलिसिटेट करेंगे, कई जगह उसके स्वागत समारोह होंगे। लेकिन टीचर्स के केस में ऐसा नहीं होता और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, एक सिंपल तरीका है, मैं
अगर गवर्नमेंट को ये सुझाव भी देना चाहता हूँ कि हमारे देश में, और ऐसा कई जगह है, आप देखिए कि आज अमेरिका आज एक बहुत बड़ा सुपर पावर, ये हम सब मानते हैं। अमेरिका के सुपर पावर बनने में एक बड़ा रीजन है उनके इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज देखें, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज देखें, आप जितने भी अच्छे कॉलेजेस देखें, चाहे वो हार्वर्ड है, चाहे वो येल है, चाहे वो कॉर्नेल है, चाहे वो एमआईटी है, कोई भी आप पकड़ लीजिए दुनिया के टॉप 100, उसमें से 70-80 आपको अमेरिका के मिलेंगे। इंडिया के नाम ही बता दे सर एक दो तो। इंडिया के हैं आईआईटी आईएम्स, लेकिन उस वो प्रीमियम सेगमेंट है सर। प्रीमियम है, और वो उस अभी तक उस 100 में भी नहीं है, जो लिस्ट आती है उसमें भी नहीं है। अच्छे हैं आईआईटी आईएम्स। मेरा पॉइंट ये है कि क्यों, क्योंकि वहां के प्रोफेसर्स या वहां के टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है, और हमारे देश में जो प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी ज्यादा हो कि लोग आईएएस का, लोग आईआईटी का, लोग कोडिंग का, लोग बड़े बड़े जॉब्स छोड़ के और टीचिंग में आए। और टीचिंग में अगर वो आ गए, क्योंकि सर टीचर, आप सोचिए, देश का भविष्य उसके हाथ में है। ये देश को अगले 50-100 साल कैसा बनना है, ये सब टीचर्स के हाथ में है। और अगर हमने टीचर सब स्टैंडर्ड ले लिए, अगर टीचर को हमने सेलिब्रेट नहीं किया, टीचर्स को वैल्यू नहीं किया, टीचर्स को ट्रेन नहीं किया, और उससे भी इंपॉर्टेंट टीचर्स ने अपनी वैल्यू नहीं समझी, टीचर्स ने अपना अपना इंपॉर्टेंस नहीं समझा, तो ये, क्योंकि इस देश को डेवलप करने में उनका सबसे बड़ा रोल है। तो मैं कहता हूं टीचर्स की सैलरी को डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6, 10 टाइम्स कर दीजिए, आने दीजिए सबसे बेस्ट टैलेंट को टीचिंग में। वो जो आज आईएएस में जा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, मेडिकल में जा रहा है, उसको टीचिंग में आने दीजिए। भाई एक 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 मेडिकल का डॉक्टर एक अच्छा इलाज कर सकता है, इंजीनियर एक अच्छा ब्रिज बना सकता है, लेकिन एक टीचर जो है वो पूरे देश के हजारों, सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर तैयार कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ जितने लोग 10 लाख लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, और कुछ 3-4 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो सॉलिड तैयारी करते हैं, उनको बहुत ज्ञान भी हो जाता है। वही टीचिंग फील्ड में आके अगर लोगों को पढ़ाने लग जाए, क्योंकि पढ़ाते भी है, जैसे अपने 12th फेल मूवी के अंदर भी देखा था कि वो एक बंदा था जो 4 बार फेल हो गया, फिर पढ़ाने लग गया, लोगों को उसने बहुत ज्ञान दिया। तो अगर वैसा ही बहुत सारे लोग बीड़ा उठा ले अगर कि भैया कि हम टीचिंग फील्ड में भी आके लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, तब भी शायद बहुत सारे चेंजेस हो सर जाएंगे। वो इनफॉर्मली तो हो रहा है, वो कोचिंग वही चला रहे हैं, ज्यादातर लोग जो कोचिंग अच्छा चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कई स्कूल एजुकेशन में भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जिसकी जरूरत है कि पूरा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लार्ज लेवल पे जो चीज है वो नहीं हो रही है। पर कोचिंग में आने वाले अच्छे ज्यादातर टीचर जो हैं वो काफी अच्छे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग कोई डेटा आ रहा था उसमें मतलब 87% टीचर अनक्वालिफाइड है, जो पढ़ा नहीं, जिनको पढ़ाना नहीं आता, स्टिल वो पढ़ा रहे हैं। अब अपन कोचिंग की बात लेके आ ही गए हैं सर, तो यहाँ पे ना आजकल के 10-15 टीचर ही ऐसे हैं जो यूट्यूब पे छाए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अब होता क्या है, कोई एक बड़ी कंपनी आती है, वो बोलती है कि सर मेरे यहाँ पे आ जाओ, वो सारी फैन फॉलोइंग उधर चली जाती है। फिर एक कंपनी आती है, भैया मेरे इधर आ जाओ, तो मेरे इधर आ जाओ। तो क्या ये जो डायरेक्शन हम जा रहे हैं, जो इतने लोग इतने बच्चों टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, एक ही टीचर को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सही डायरेक्शन है? देखिए, सही या गलत तो मैं नहीं कहूँगा, टिप्पणी नहीं करूँगा उस पे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, ये टीचर अगर पॉपुलर हैं, तो कहीं न कहीं देखिए इनके पास कंटेंट भी है, ये नॉलेजेबल भी हैं, ये कुछ सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, इसीलिए फेमस हैं, इसीलिए पॉपुलर हैं। और जहाँ तक सवाल है इधर-उधर जाने का, तो देखिए मैं हमेशा एक डिबेट चलती है स्कूल वर्सेस कोचिंग की। तो को स्कूल वालों को बड़ा इज्जत से देखा जाता है कि ये बड़े ही रिस्पेक्टफुल फिगर हैं या रिस्पेक्टफुल लोग हैं, और कोचिंग वालों को कोचिंग माफियाज कहा जाता है, ठीक है ना? ऐसा क्यों? अब ये ऐसा इसलिए कि अ, ये हमारा माइंडसेट है, और जिसने भी ये टर्म डिजाइन किए हैं या डेवलप किए हैं, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी कोचिंग का बिजनेस कर रहा है, कोचिंग के बिजनेस में आप सोचिए कि कितना बड़ा उसका टेस्ट है कि जब तक वो क्वालिटी डिलीवर नहीं करे, क्योंकि वो एक कॉमर्शियल वेंचर है, वो एक प्राइवेट वेंचर है। अगर वो क्वालिटी डिलीवर नहीं करेगा,
अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर वो स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो उसको क्रिटिसाइज भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। आज वो कोचिंग नहीं चलेगा जो अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा है। स्कूल्स के ऊपर आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। स्कूल अगर आपको कितना भी पैसा एडिशनल मंगवा रहा है बच्चे से, उसको कोई नहीं पूछेगा। स्कूल कोई भी बेफिजूल एक्टिविटी करवा रहा है, उसको कोई नहीं पूछेगा। स्कूल से क्योंकि उसको बोर्ड्स के मार्क्स लेने हैं या इंटरनल मार्क्स लेने हैं, क्योंकि स्कूल को हमारे यहाँ पे ऐसा बनाया गया है, विद्या के मंदिर या इस तरह के संस्थान बनाए गए हैं कि हम सिर्फ वहाँ हाथ जोड़ेंगे, इज्जत करेंगे, सर झुकाएंगे, उसको प्रणाम करेंगे। और असली पर आपने कहा ना कि वो जो टीचर्स जो बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, वो सब बेचारे कहीं ना कहीं क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर कोई अच्छा कमा रहा है तो वो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे क्लास ले रहा है, उसके बाद बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो उसको पढ़ना, कंटेंट डिलीवर करने के लिए खुद भी तो रिसर्च और स्टडी करना पड़ रहा है, वो भी वो पढ़ रहा है। उसके बावजूद भी आप उसको माफिया बोल रहे हैं, उसको कोचिंग इंडस्ट्री बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं बर्बाद। और वो तो डायरेक्ट बच्चे की करियर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसकी मदद से वो बन रहा है, और स्कूल कुछ उसको मदद नहीं कर पाया, इसीलिए तो उसने कोचिंग ज्वाइन करके उसको ₹1,00,000 या 50,000 या ₹2,00,000 फीस दी। भाई भाई कोचिंग क्यों डेवलप हुआ? स्कूल फेल हुआ। तो स्कूल इज फेल्ड, स्कूल फेल है। स्कूल सिस्टम, कोचिंग के लोग कहते हैं स्कूल वाले की कोचिंग को बैन करिए। मैं कहता हूं आप स्कूल अच्छा कर दीजिए, कोचिंग अपने आप बंद हो जाएंगे। राइट 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 राइट, बहुत सही आप बात सब कुछ पढ़ा दीजिए स्कूल में अच्छा। आपने कहा कि टीचर आप अच्छा नहीं लगते, 20-25 हजार का कोचिंग वाला 3 लाख का, 5 लाख का, 50 लाख का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का टीचर लेके आता है। आप ले आइए, तो कोई कोचिंग में नहीं जाएगा। ये कोचिंग वाला लेके आता है, कोचिंग रिजल्ट देता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसकी आंसरेबिलिटी है, उसको रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है। 1 साल मूर्ख बना लेगा, 2 साल बनाएगा, इवेंचुअली उसकी पोल खुल जाएगी। बट स्टिल स्कूल वाले उसकी वाहवाही ले जाते हैं कि भाई कि कोई बच्चा पास हो गया अच्छे नंबरों से, तो स्कूल बोलेगा मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए क्रेडिट तो सब लेते हैं। भई ये तो हमारे यहाँ समाज में आप जानते हैं कि सफलता के 100 पिता होते हैं और असफलता अनाथ होती है। तो जो कामयाब है उसमें तो सबने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, वो उनकी जगह। अच्छा मुझे बताओ ना सर कि आपने भी 2014 के अंदर एक आप हाई कोर्ट पहुंच गए थे किसी मुद्दे को लेके, तो आप इतना फाइटर क्यों बन गए और किस मुद्दे को लेके फाइट किया आपने? देखिए, आपने अब तक जो मेरा पॉडकास्ट किया है उससे आपको समझ में आ गया होगा। मेरी पीड़ा जो आप देख पा रहे हैं। समझ पा रहा हूँ, आप मोल पा रहे शब्दों में। तो ऐसी कई पीड़ाओं को लेकर मैं कोर्ट में कई सारे मैटर्स को लेके गया हूँ। तो क्योंकि मैं एक अल्टरनेटिव करियर पे काम करता हूँ, जो ट्रेडिशनल करियर्स है मेडिकल इंजीनियरिंग के, उसके बियॉन्ड जो एक अल्टरनेटिव करियर है, जो बहुत ल्यूक्रेटिव भी है, बहुत डायनेमिक भी है, बहुत चैलेंजिंग भी है, उस पे काम करता हूँ, लॉ पे, क्लैट पे। तो उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं या उसमें जो भी फ्लॉज हैं उनको लेकर, उसके लिए मैंने कोर्ट में पिटिशंस फाइल किए और फॉर्चुनेटली हमें सक्सेस मिला। और क्लैट का जो सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है। जस्टिस इंडियन सिस्टम है फास्ट। सर एक्चुअली क्या है कि ये भी आपने ठीक कहा, पर क्योंकि जो हम लॉ फील्ड से हैं, हमारा जो नेटवर्क है वो पूरा लॉयर्स कम्युनिटी का है, तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता है। अगर हम ठीक हैं तो जस्टिस को लेना हमारे लिए थोड़ा सा रिलेटिवली, एक आम आदमी की तुलना में जो लॉ जानता है उसके लिए लॉ से मदद लेना आसान है। सागर सर आप लॉ में भी हैं और एजुकेशन में भी हैं, दोनों की आपस में जमती है क्या, पहले ये बताओ मुझे। नहीं, हम लीगल एजुकेशन में हैं। बेसिकली क्या है सर कि ये ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की कि जैसे अ, हम लोग क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्लैट क्या होता है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो देश भर में जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एंट्रेंस के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसका नाम क्लैट है। अब एनएलयूज़ क्या है कि व्हाट इज़ आईआईटी फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन, दैट एग्ज़ैक्टली इज़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फॉर लीगल एजुकेशन। तो एक तरह से आप समझ लीजिए लीगल एजुकेशन जो अच्छा है, जैसे इंजीनियरिंग आप कहीं से भी करिए, लेकिन अगर आप आईआईटी से करते हैं तो उसका अलग बीटेक का वैल्यू है। उसी तरह से एलएलबी हिंदुस्तान में कहीं से भी की जा सकती है, लेकिन आप एनएलयू से करते हैं
तो उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा उसकी वेटेज है। ज़्यादा प्रिविलेज। तो वो उसकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ये लीगल एजुकेशन के लिए जो प्री टेस्ट है, जो एंट्री है, जो एंट्रेंस है, उस टेस्ट की हम प्रिपरेशन करवाते अच्छा, मैं नीतू मैडम के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, शायद आप जानते होंगे हैं। नीतू जी, मैडम। जी, जानता हूँ, बिल्कुल जानते हो। तो कल हमारा ऐसे ही मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा था कि जितना भी लीगल एजुकेशन है, वो बच्चे को स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। पहली क्लास से क्यों नहीं सिखाते बच्चे को? अगर वो ही सिखाने लग गए, क्योंकि देश का संविधान पढ़ाओ पहले तो आप, देश की आपके मौलिक अधिकार क्या-क्या है, वो आप अगर सिस्टम में लाओगे तो जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको पता तो होगा कि मेरे राइट्स क्या-क्या है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल बहुत ही रेलेवेंट बात है कि स्टूडेंट्स को बेसिक जो है, अब आज देखिए जैसे मैं लाइफ स्किल्स की बात कर रहा था कि इवेंचुअली जब आदमी बड़ा होगा तो उसे कभी हॉस्पिटल से काम पड़ेगा, कभी पुलिस स्टेशन से काम पड़ेगा, कभी उसको कोर्ट कचहरी से काम पड़ेगा। और जो हमारा हर कंट्री का प्राइड होता है, सबसे बड़ा लॉ होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, और जो बेसिक एटलीस्ट जो कानून है, वो कानून का ज्ञान है, वो मैं समझता हूँ 5th या 6th स्टैंडर्ड से होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि फर्दर आगे चल के जो बच्चा, ठीक है, जो लॉयर बनना चाहे, एलएलबी एलएलएम करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन सभी बच्चों को बेसिक लॉ की एजुकेशन प्रोवाइड होनी ही चाहिए। तो अभी जैसे अपन थोड़ी-सी बात और करते हैं कि अब एजुकेशन, मान लो अनएजुकेटेड लोग बहुत हो गए हैं। अब इससे बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। तो एक बार एक पॉडकास्ट में ऐसी बात बोली गई थी कि सरकार डेलिबरेटली चाहती है कि आप 9th तक फुल पास होते जाओ, 10th तक फुल पास होते जाओ, और जब आपका कॉलेज में एडमिशन का समय आएगा, तब आप वो एडमिशन ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं, और आप रह जाओगे अनपढ़। फिर आपको सरकार को प्रेशर नहीं बनेगा कि नौकरी देनी नहीं है। तो कितना हद तक सही है? क्या ये सरकार डेलिबरेटली चाह रही है या ऑटोमेटिक ही हो रहा है ये? देखिए सर, मैं समझता हूँ सरकार डेलिबरेटली नहीं चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नेपाल में जो हुआ है वो किसी दिन कहीं और भी हो सकता है। तो कोई कंट्री हेड्स, जनरली जो कंट्री हेड्स होते हैं, मैं नहीं समझता कि वो ये चाहेंगे कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े या जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड हो। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है स्टूडेंट्स में, है ना? सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल्स नहीं है स्टूडेंट में, जो लाइफ स्किल्स है वो नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, टीम स्पिरिट या टीम बिहेवियर नहीं है, या कोलैबोरेट करने की एबिलिटी नहीं है। तो इन सब कारणों से वो एक एम्प्लॉयबल नहीं बन पा रहा है। वो एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को अपने लेवल पे ही काम करके अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। वरना अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है वो डेंजरस है, वो हर कंट्री के लिए डेंजरस है, और किसी भी देश के लिए डेंजरस है, और हमारे लिए भी डेंजरस है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, जिसको अब सुपर पावर बनना है या ग्रो करना है। तो जितना यूथ एम्प्लॉयड होगा या कॉन्ट्रीब्यूटिव होगा, उतना ही इस देश के लिए अच्छा होगा। तो हमें इस अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना पड़ेगा। सर, अभी बेंगलोर की एक न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि 11 लाख रुपए फीस है प्राइवेट स्कूल की। एक स्कूल की फीस है 7 लाख रुपए फर्स्ट स्टैंडर्ड की। और एक आदमी अगर इसी तरह से अगर पढ़ाता रहेगा तो शायद 12th तक वो 4 से 5 करोड़ रुपए अपने जीवन में खर्च कर चुका होगा अपने एक बच्चे पे। तो क्या एजुकेशन हाई नेटवर्थ वालों के लिए ज़्यादा ज़्यादा हो गई है, या फिर गरीब लोगों के लिए भी ये एजुकेशन रहेगी आने वाले टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ समस्याएँ तो जैसे मैंने बताई कि जैसे-जैसे समाधान होगा एनईपी के द्वारा, या और भी कई लोग प्रयास करेंगे, और समय के साथ जो समाधान होगा। और जैसे आपने कहा कि कुछ स्कूल्स बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं, ऐसे स्कूल्स हैं। और मैं समझता हूँ, मैं किसी भी महँगी चीज़ को मैं कभी भी इसलिए उसका अपोज़ नहीं करता कि अगर लोग वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं या कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं, इसीलिए लोग वहाँ एडमिशन ले रहे हैं। तो वो ठीक है अपनी जगह। हमारी समस्या है कि हम एक जो बाकी बच्चे हैं उनको कैसे डेवलप करें। तो एजुकेशन में कई सारी चीज़ें, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, हालाँकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को जर्मन आती है, तो जर्मनी उसकी पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी है जर्मन आनी चाहिए। अगर आपको जर्मन आती है, आप जर्मनी में जाके पढ़िए, आपको ₹1 का भी चार्ज नहीं लगेगा।
आप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इंजीनियरिंग, मेडिकल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या लिटरेचर या कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, और वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप देखिए ना डीयू है, जहाँ पे बहुत ही कम फीस है। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है, अच्छे महँगे स्कूल्स हैं, महँगे कॉलेजेस भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं, जो बहुत ही कम रेट्स पे क्वालिटी का एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं। बट आपने तो एक स्टेटमेंट दे दिया सर कि महंगा मतलब अच्छा। हाँ, ये आपने ठीक पकड़ा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स लीव इट टू द विज़डम ऑफ द पीपल। भाई अब आप देखिए ना, आप आप फ्लैट 300 कैमेलिया में भी फ्लैट है डीएलएफ में, और 2-3 करोड़ का भी है, ठीक है? जिसको जैसा जो जिसका इनकम स्टेटस है उसके हिसाब से वो चूज़ करे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ या समझता हूँ कि क्योंकि एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट टूल है कंट्री के लिए, तो गवर्नमेंट और हम सब मिलके इसको बेटर बनाएँ और हर बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन एक्सेस हो। उसके बाद ठीक है, कोई अच्छा स्कूल है, ऐसा नहीं, आज देखिए ना आप आईआईटी का क्या फीस है, या एमबीबीएस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो तो बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल फीस है उनकी, 2-4 हज़ार रुपए में आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बहुत कम पैसे में आप आईआईटी कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में आप कोई और अच्छे कोर्सेज़, तो ऐसा नहीं है कि महँगा है। हाँ, कुछ लोग अच्छे पैसे लेके क्वालिटी दे रहे हैं। अब उसका ऑप्शन यही है कि गवर्नमेंट एनकरेज करे, जितना कंपटीशन होगा। अब मान लीजिए गवर्नमेंट अगर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ओपन करेंगे, तो कंपटीशन में हो सकता है उन्हें भी फीस कम करना पड़े। पर जैसे मैंने बात कर रहे हैं आपने बात कर रहे हैं कि अच्छा मतलब महंगा मतलब अच्छा। सो एक छोटा सा सिनारियो ले लेते हैं कि जैसे कोई अमीर का बच्चा है एक, ठीक है, ए पर्सन अमीर का बच्चा है, अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, 2-4 लाख रुपए फीस पे कर रहा है, वहाँ के टीचर इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक बिहार चले जाते हैं अपन, थोड़ा गरीब है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पे, दोनों अभी 10-10 साल के हैं। तो जब दोनों ग्रो कर रहे हैं, तो किसको प्रिविलेज ज़्यादा होगा सर? तो यहाँ पे तो अमीरी जीत गई ना। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए, कि मतलब जो दोनों बच्चों की एजुकेशन है ना, ताकि आप जब रेस में दौड़ रहे हो तो एटलीस्ट, क्योंकि देश बढ़ेगा उससे ना, आपकी पर्सनल वेल्थ पे मैटर नहीं कर रहा है, पहले मैटर करता है देश। और अगर दोनों साथ में साथ नहीं दौड़ेंगे, फिर डिसाइड करना है कि कौन कितना तेज दौड़ लेगा, वो तो बात की बात है। बट आप पहले से ही, अगर अपन ने पूरा सिस्टम ही ऐसे पहले ही ऐसे बना रखा है, तो ये तो हमेशा टॉप पे ही रहेगा ना सर, तो देश कैसे बढ़ेगा? देखिए, आपने मेरी एक फुलटॉस को पकड़ लिया, महँगा मतलब अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ महँगा का मतलब अच्छा है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए जितने भी कामयाब लोग हैं, 90% लोग बहुत बहुत ही मॉडरेट, बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से हैं, किसी भी फ़ील्ड में। आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप बॉलीवुड में देख लीजिए, आप बिज़नेस वर्ल्ड में देख लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप में देख लीजिए। हम सब बहुत सारे लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। छोटे भाई धीरूभाई अंबानी जी थे, तो वो किसी भी बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से नहीं पढ़े थे, या ऐसे तमाम लोग जो बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बड़े-बड़े हर फील्ड के लीडर हैं, वो कोई बहुत ही, कई सारे जो यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया आईएएस हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से, रूरल बैकग्राउंड से, रूरल एरियाज़ से आते हैं। जहाँ तक सवाल है एक्सपोज़र का, देखिए डिफरेंस प्रैक्टिकली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग वो रहेगा। उसमें मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नहीं, बिहार के गाँव का बच्चा भी वैसा ही एक्सपोज़र लेगा, जैसा धीरूभाई अंबानी मुंबई स्कूल के बच्चे को जो एक्सपोज़र या जो नेटवर्किंग मिलेगी। लेकिन जिसको कामयाब होना है वो बच्चा, यही तो हमारी ड्यूटी है, मतलब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उन सब बच्चों को एक लेवल प्लेइंग वो एक्सपोज़र प्रोवाइड करे। ठीक है, अंबानी स्कूल में या किसी भी स्कूल में जो एक्सपोज़र मिल रहा है, आपने बताया 11 लाख की फीस वाले स्कूल में, अगर वो एक्सपोज़र मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है, वो गवर्नमेंट हमारे सारे तमाम देश के स्कूलों में या बच्चों को प्रोवाइड करे। अब एक टॉपिक पे और डिस्कशन बन ही जाता है सर, यहाँ पे 1970 के आसपास चाइना और हम लोग सेम थे। करेक्ट, मैंने एसबीआई के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन के साथ भी बात करी है, तो वो सेम ही थे। जो पर कैपिटा इनकम है आज भी हमारी मानसिकता यही है कि वो चलो ठीक है, वो बढ़ रहे हैं, उसको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है। बट अगर आप यहीं चाइना के पास चले जाओ, वहाँ पे तो ये बात नहीं होती है। वहाँ पे तो आराम से आदमी अपना बिजनेस करता है या फिर कोई भी स्किल सीखता है और इजीली बढ़ जाता है। वहाँ पे ऐसी बात नहीं होती कि जो आज हम इंडिया में बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों सेम बात करेंगे तो अच्छा चलेगा ना सर।
नहीं ठीक है, जैसे ये तो जैसे हमारे पता हमारी कमियों को छुपाने की बात कर रहे हैं आज इंडिया में, क्या ठीक है वो तो बिहार जैसी स्टेट से आता है, वो गरीब परिवार से था तो उसको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ना। तो हमारा होलिस्टिक जो अप्रोच है देश का वो तो एक साथ बढ़ा ही नहीं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए ये तो सरकार की असफलता थी ना। हम आजाद हुए उसके बाद से हमने पॉलिसी नहीं बनाई, एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना पाए, हम अपना जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, स्कूल में इंफ्रा प्रोवाइड नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि पिछले 50 60 70 सालों में जो भी रहा, जो भी गवर्नमेंट में रहा, जो उसका कभी भी इस तरह का प्राइमरी इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि वो इस सिस्टम को डेवलप करे, तो वो कमी है। फिर हम चाइना से, लेकिन देखिए हमारे साथ कई सारे चैलेंजेस हैं, है ना? वहाँ पे कई सारी उनको लग्ज़रीज़ हैं। जैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। आप एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल डिसाइड करती है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, तो सबसे पहले तो लोग उसका प्रोटेस्ट करने आ जाएँगे, तो पूरी शक्ति लग जाएगी उस प्रोटेस्ट को शांत शांत करने में। फिर मान लीजिए उस प्रोटेस्ट से जैसे-तैसे छुटकारा मिला तो कोर्ट में मैटर चला जाएगा। आज गवर्नमेंट को लगे कि रोड बनाना है, तो उसके लिए पिटिशंस, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर प्रोटेस्ट, फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसके बाद में कौन उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, कास्ट इक्वेशंस, बहुत सारे एंगल्स हैं जो चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, अच्छा है कि एनईपी आई, इसको बहुत स्विफ्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एनईपी में एक बहुत अच्छी बात है, हम देखिए अभी तक 2.5% एजुकेशन पे जीडीपी का खर्चा करते हैं। एनईपी ये कह रहा है कि 6% बजट जीडीपी का एजुकेशन के लिए अलॉट होगा। अगर ये होता है, तो आप समझिए कि बहुत ज़बरदस्त एक क्रांति आएगी। इतना बजट आने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनिटली इम्प्रूव होगा। बहुत टेंशन है देश में, इसीलिए लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी पैसा कमा लिया है, एक hotmail.com जिनका है, उन्होंने, समीर वाडे जी का, वो भी आजकल कल परसों एक वीडियो डाल रहे थे कि इतने लोग हर साल इंडियन पासपोर्ट को जमा करा रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये एक वापस सही दिशा में जा रहे हैं कि मतलब एजुकेशन पॉलिसी तो वैसे भी नहीं है, थोड़ी बहुत बनने की कोशिश भी कर रही है, फिर हम पैसा भी अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, और जो पैसा कमा पा रहे हैं वो देश छोड़ के चले जा रहे हैं। देखिए, जिसके पास भी जो पैसा है, उसका वो राइट है, उससे वो क्या करे। लोग जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कई जगहों पे जा रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, अभिषेक जी, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। आप बिज़नेस वर्ल्ड से लेकर, एंटरप्रेन्योर से लेकर, पॉलिटिशियन से लेकर सभी से मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगले अगला सुपर पावर इंडिया है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, आज जो पोज़ीशन यूएसए की है, वो हमारी पोज़ीशन होगी। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिस तरह से हम प्लेस्ड हैं, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे पास में कई सारा जो हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से इंडिया एक सुपर पावर होगा। जो भी आज इंडिया छोड़ के जा रहा है, मैं ये दावा करता हूँ, मेरी जितनी समझ है, जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, या बड़े लोगों को सुना है या पढ़ा है, जितना भी जब कुछ पढ़ा है, इंडिया एक सुपर पावर होगा। 10 साल, 20 साल बाद वो आदमी रिग्रेट करेगा जो इंडिया छोड़ के गया है। जिस तरह का डेवलपमेंट ऑफर इंडिया करेगा, जिस तरह का आरओआई इंडिया ऑफर करेगा, जिस तरह का एक वाइब्रेंट, डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट, फ्री, ट्रांसपेरेंट सिस्टम इंडिया ऑफर करेगा, कोई और देश नहीं करेगा। ये मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ। चलो सर, अभी तो एजुकेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है नहीं, तो अभी राइट नाउ आज के टाइम पे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे वो सेल्फ लर्निंग अच्छी कर पाएँ और ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएँ? देखिए, सबसे बड़ा रोल है पेरेंट्स का। अब समझिए, देखिए हिंदुस्तान के, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इस समय हर साल 10 से 12 करोड़ बच्चे हैं जिनको उनको सँभालना है। लेकिन आपको सिर्फ़ अपना 1 या 2 बच्चे ही सँभालने हैं। तो गवर्नमेंट 12-15 करोड़ बच्चों को जब सँभालेगी तब सँभालेगी। हम पहले अपने 1-2 बच्चों को ज़िम्मेदारी से सँभाल लें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होना चाहिए।
करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को इस ये जो रैट रेस है नंबर्स की, मार्क्स की, इससे बाहर निकालना है। मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वो अपने बच्चों से ये पूछना बंद कर दें कि तेरी रैंक क्या है, तेरी पोज़ीशन क्या है, तेरे मार्क्स क्या हैं, तेरे फ्रेंड के क्या हैं, तेरे अपने उन कज़न के क्या हैं, उनसे कंपेयर करना बंद कर दें। और कोशिश करें कि उन बच्चों को सबसे पहले कॉन्फिडेंट बनाएँ, सबसे पहले उन बच्चों को डिसीजन मेकर बनाएँ, सबसे पहले उन बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न बनाएँ। देखिए इवेंचुअली वो कुछ न कुछ कर लेगा। आप देखिए जितने भी कामयाब लोग हैं, क्या उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन उस चीज़ की ली थी क्या? आज जितने भी स्टार्टअप्स चला रहे हैं, जितने बड़े बिज़नेसमैन्स हैं, क्या उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली थी? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ पैशन उन्होंने उस पोज़ीशन को अचीव किया। लेकिन वो कभी भी इस नंबर गेम में नहीं पड़े कि मेरे मार्क्स कितने आने चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स को ये समझना कि अपने बच्चे को समझें, अननेसेसरी उसको बर्डन ना करें, उसको स्ट्रेस ना करें कि भई आपको सेलेक्ट होना ज़रूरी है आईआईटी में या नीट में, आपको 90 या 95% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। इससे इस ट्रैप से उसको निकालें, तो इवेंचुअली वो डेवलप करेगा अपने स्किल सेट को। उसके स्किल सेट को आइडेंटिफ़ाई करें और उसको सबसे ज़रूरी है उसको लाइफ़ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएँ उसको। आज की तारीख में इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं डिजिटल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हो। आपको एआई का कोर्स करना है 1 घंटे से लेके 1 साल तक के कोर्सेज़ डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं। आपको कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, आपको मैनेजमेंट का कोर्स करना है, आपको कोडिंग का कोर्स करना है, सारे कोर्सेज़ 1 घंटे से लेकर 1 साल, 2 साल तक के कोर्सेज़ हैं। ₹100 फ्री, यूट्यूब से बड़ा प्लेटफ़ॉर्म क्या होगा? सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। आप वहाँ से सीख सकते हैं। मैंने तो ये जो पावरफुल ह्यूमन शो की शुरुआत इसलिए करी क्योंकि जो भी विचारधारा बनी आई है, जो चली आ रही है, उसको थोड़ा तोड़ के नई विचारधारा समाज में आनी चाहिए। और आप जैसे गेस्ट को बुलाते हैं तो समझ में आता है कि नई नई चीज़ें कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपने एक बात बोल दी सर, मार्क्स की। जितने भी बच्चे हैं सब सीबीएसई से होंगे, आरबीसी से होंगे, फिर कोई स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड से होंगे। तो क्या सब सीबीएसई से निकाल दें अपने बच्चों को? क्योंकि वही तो मार्क्स दिखाते हैं सबसे पहले। हर जब पेपर होता है, कोई सी भी क्लास हो, 4th क्लास पे, चलो मेरी बेटी की बात कर लो, वो अगर 4th क्लास में, तो मार्क्स तो आते ही है ना घर पे कि अच्छा 25 में से 18 नंबर आए। तो मैडम बोल रही है कि अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब मैं बात करता हूँ घर पर, जब मैं पूछता हूँ, मैंने कहा ये तो आता है, ये चीज़ भी आती है, बात कर पा रही है, इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ है। पर पापा मैं लिख नहीं पाई वहाँ पे क्योंकि मेरे को टाइम का पता नहीं चला। तो मैं तो निकाल नहीं सकता अभी, और मेरे जैसे तो हज़ारों लाखों पेरेंट्स होंगे जो निकाल नहीं पाएँगे, तो मार्क्स की बात तो करेंगे ही ना सर, छोड़ कैसे सकते हैं वो? आपने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोली कि टीचर्स भी बोलते हैं कि भई और बढ़ाओ नंबर, है ना? तो पेरेंट क्या करेगा? वो बच्चे को पास ऑन करेगा कि बेटा और मार्क्स लाओ। इस ट्रैप को देखिए हमें समझना पड़ेगा और ख़त्म करना पड़ेगा। हम अननेसेसरी बर्डन्ड कर रहे हैं बच्चों को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कह रहा है कि हर 42वें मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहा है, ठीक है? हम उनको बेवजह बर्डन्ड कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड कर रहे हैं और उससे आउटपुट भी कुछ नहीं आ रहा। क्या उस मार्क्स से क्या आप गारंटी लेते हैं कि उसके मार्क्स आए तो वो सक्सेसफुल इंसान बनेगा? आप मुझे स्टडी बता दीजिए 1000 सक्सेसफुल लोगों की, जो अलग-अलग फील्ड से ले लीजिए आप, कोई बिज़नेस से है, कोई पॉलिटिक्स से है, कोई एजुकेशन फील्ड से भी है, कोई किसी और फील्ड में है। क्या उनके मार्क्स का कोई रोल उन्होंने प्ले किया है या जो पढ़ा है उस चीज़ ने उन्हें कोई हेल्प किया है? तो देखिए मैं समझता हूँ मार्क्स ठीक है, मार्क्स पढ़िए, आप मार्क्स भी लाइए, लेकिन वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लर्निंग है। वो स्कूल गई, उसके फ्रेंड्स बने, उसने ग्रुप बिहेवियर सीखा, उसने मॉरल एजुकेशन सीखा, मॉरल वैल्यूज सीखे, क्या उसने वहाँ पे कुछ 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 लाइफ स्किल सीखे, क्या सॉफ्ट स्किल सीखे, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो मार्क्स उसके 90 आए, 80 आए, 70 आए, 20 आए, उससे क्या फ़र्क तो पड़ता है? फेल कर देंगे ना स्कूल वाले, वापस बोल देंगे पुराने वाली क्लास में जाके पढ़ो। सर देखिए फॉर्च्यूनेटली अभी आजकल का जो सिस्टम है उसमें फ़ेल तो नहीं होते हैं बच्चे और एनईपी में भी ये प्रोविज़न है कि जो प्रिलिमिनरी स्टेज है उसमें किसी को फ़ेल नहीं किया जाएगा। जब वो मिडल लेवल पे आएगा तब जाके
पास फेल की बात होगी। और गवर्नमेंट भी इस बर्डन को कम करने के लिए बोर्ड में भी एनईपी में प्रोविजन मैंने बताया 2 बार का है, और उसमें भी ग्रेडिंग आ रहा है कि परसेंटेज ना आए। तो मान लीजिए 90 से 100 वालों को ए ग्रेड दे दिया, तो ये रेट रेस खत्म हो जाएगी, ग्रेड ए आ जाएगा। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम उसी का पार्ट है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम ठीक है, मैं समझता हूँ। तो अपन हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को बर्डन्ड कर रहे हैं। देखिए, बच्चे उतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं जितने आप समझते हैं उनको। सेम सेम लेवल समझते हैं कि भैया कि जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो सेम समझ रहे होंगे। एग्जैक्टली उसके बाल मन पे जो उसका कॉन्फिडेंस जो शेक होता है, या उसके अंदर जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, फिर आप समझिए वो फॉर एवर वो कभी उसको कवर अप नहीं कर पाएगा। तो हमें उसको इंफीरियर नहीं बनाना है, उसको अंडर सेल्फ डाउट में नहीं रखना है, उसको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं बनाना है। तो हम उसके अंदर जो अच्छी चीज है, हर बच्चा डिफरेंट है। भाई आइंस्टाइन ने कितने साल पहले कहा था, आप अगर मछली को ये तय करेंगे कि वो कितनी तेजी से पेड़ पे चढ़ती है, तो आप असेसमेंट ही गलत कर रहे हैं, और फिश को लगेगा कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं। तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पर देखो ना सर, यही बात कितने सालों से चली आ रही है और आज भी हम यही बात कर रहे हैं, सेम टू सेम। सर, शुरुआत आपको और मेरे को अपने बच्चे से करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मेरे 1 या 2 बच्चे हैं, आपके 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं। हम सारे पेरेंट्स ये तय करें कि हम अपने बच्चों को इस मार्क्स के प्रेशर से हटाएंगे। हम बच्चों को कुछ ऐसे स्किल्स सिखाएंगे जो उनको लाइफ में यूजफुल हो उनके लिए। और अल्टरनेटिव करियर्स, जैसे मैं एक लॉ की पढ़ाई करवा रहा हूँ, बहुत सारे अल्टरनेटिव करियर्स हैं आज की तारीख में। और इनफैक्ट आप यकीन मानिए, आप जिस आईआईटी के पीछे उस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि आज से 5 साल बाद एआई इतनी कोडिंग कर ले कि आईआईटीएंस बेरोजगार हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो क्यों भाग रहे हैं आप? आई 50 लाख बच्चा कोचिंग कर रहा है इस समय आईआईटी की अलग अलग क्लासेस के, अगर मिला लें तो आपको पता भी नहीं है कि 2 साल बाद 3 साल बाद कोडिंग का फ्यूचर क्या है। तो आप क्यों कर रहे हैं उस आईआईटी को? आप कम्युनिकेशन बेस्ड हैं, जैसे हम हम लॉयरिंग का कोर्स करवाते हैं जिसमें कम्युनिकेशन है। जहां कम्युनिकेशन है वहां प्रोबेबिलिटी है कि एआई उसको रिप्लेस कम कर सकेगी, क्योंकि एआई मान लीजिए बहुत अच्छा टेक्निकल काम कर सकती है, लेकिन कम्युनिकेट या इंटरेक्शन एआई नहीं कर सकती है। आपको देख के, आपकी आंखों को देख के आप क्या सुनना चाहते हैं या मैं क्या बोलना चाहता हूं, या हमारा कम्युनिकेशन कैसे कैसे स्मूथ होगा, वो तो हम 2 ही तय करेंगे। अभी आप एक बात बोल रहे थे कि बच्चों को डिसिप्लिन वे में 2 घंटा फ़ोन देना है, 1 घंटा फ़ोन देना है, फिर इंसेंटिवाइज करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये वाली अप्रोच जो है ना, थोड़ी सी पेरेंट्स नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि परिवार है, चीज़ें होती हैं, झगड़ा हो जाता है, खाना क्या बना क्या नहीं बना, बच्चे मैनिपुलेट कर देंगे, कहाँ बैठ जाएंगे, दादा दोस्तों के साथ दादी को बैठ जाएंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे। तो वो होगा नहीं। तो मैंने ऐसा निकाला है कि अपने बच्चों को लक्ष्य दे दो, एक टारगेट दे दो। अब जैसे आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो पॉडकास्ट करने के बाद मैं कितने ही पॉडकास्ट देखूँ, हज़ारों घंटे के पॉडकास्ट देखूँ, तो मेरी लर्निंग हो रही है। आप लॉ सिखाते हो, तो आप फ़ोन में बैठ के आप पूरे साल भर भी फ़ोन देखोगे ना सर, तो आपको अखरेगा नहीं, क्योंकि आप उससे वो लर्न कर रहे हो और चीज़ें आगे बढ़ा रहे हो। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने बच्चों को एक लक्ष्य दे दें और फिर वो फ़ोन देखे ना, मैं बता रहा हूँ लाइफ़ चेंज हो जाएगी। क्या नहीं, ये बोलते हो आप इस ये बात आपने बहुत बहुत सही बोली है कि अगर बच्चे के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके या उसको एक टारगेट गोल देके कि भाई इस, जैसे आपने अपनी बिटिया को बोला कि भाई तुझे बिजनेस करना है, अब वो बिजनेस रिलेटेड रील्स देख रही है या पॉडकास्ट देख रही है या कंटेंट देख रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग हो रही है। तो ये ठीक है, क्योंकि आज के दौर में हम बच्चों से फोन को छीन लें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक अलग मिशन है अगर उसको करना है तो, है ना। सबसे पहले तो हमें खुद ही फ़ोन चलाना बंद करना पड़ेगा, जो पेरेंट्स करना नहीं चाहते। पेरेंट्स कर भी देंगे तो दादा-दादी को मैनिपुलेट कर लेगा बच्चा, उनसे फ़ोन ले लेगा। तो फ़ोन दीजिए और आप उसके साथ एक गोल दीजिए, और उस गोल पे वो अगर कंटेंट देख रहा है, तो उसकी लर्निंग हो रही है। ये एक अच्छा आपका बहुत ही बढ़िया सुझाव है, और मैं समझता हूँ मैं भी इसको फ़ॉलो करूँगा, और जब मैं हज़ारों लाखों पेरेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ तो उन्हें बताऊँगा कि आप उन्हें कुछ, जैसे सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं भी बोलता हूँ ये चीज़, कि आप जो कंटेंट देखें, आप आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ है, जीके का है। आप जीके का कंटेंट देखिए, आपको उससे नॉलेज भी बढ़ रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, आपका फ़ोन स्क्रीन टाइम भी यूटिलाइज़ हो रहा है। और आप, पर प्रॉब्लम क्या है इसमें अभिषेक जी, जैसे बच्चे ना, आजकल के ज़्यादातर बच्चे गेमिंग में और
स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम, जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर। लक्ष्य देना पड़ेगा सर, बिना लक्ष्य के ना आदमी की ज़िंदगी मुर्दा की जैसी है। चाहे वो छोटा 10 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का आदमी हो। हर पेरेंट्स को बस अपन बोले ना कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दे लो, कि अगर एक भी माँ-बाप ने बोल दिया कि यार, जैसे मान लो कि किसी को आपका बच्चा गिटार, उसको थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है, पापा मैं गिटार सीखना चाहता हूँ। अच्छा एक काम कर, तू 100 वीडियो गिटार के देख। मैं बता रहा हूँ कि अगर उसने 100 वीडियो गिटार के देख लिया और उसका इंटरेस्ट अगर बरकरार रहा, तो बोलेगा पापा गिटार लेके आओ, आपने गिटार दिला दिया। अच्छा बेटा 200 वीडियो और देख, कोई बात नहीं, तो फ़ोन देखना 200 वीडियो और देख। अब वो बजाने लग गया और फिर उसने छोड़ दिया कि नहीं, नहीं पापा मज़ा नहीं आ रहा, हाथ दुख रहे हैं, तो समझ लेना उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर बोलना कि अच्छा तेरे को किसमें इंटरेस्ट आ रहा है? तो पहले आपको उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफ़ाई कर लो, 2-3 चीज़ें अलग-अलग होगी, पहले गिटार बजाएगा, स्विमिंग करेगा, डांसिंग करेगा, कोडिंग करेगा, 3-4 चीज़ें करने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 1 डेढ़ साल में समझ में आ जाएगा कि बच्चा कहाँ जा रहा है। फिर आपने पकड़ लिया, अब तेरे को वीडियो देखना है, तू पूरा लैपटॉप तेरे लिए भाई जान है, तू पूरे दिन देख। फिर देखना 4 साल बाद, 5 साल बाद जो बच्चा निखर के आएगा ना, जो हम देखते हैं ना ये अपना इंडियाज़ गॉट टैलेंट, 3 साल की बच्ची गाना गा रही है, बढ़िया, 5 साल की बच्ची बहुत शानदार डांस कर रही है। कैसे कर रहे हैं सर? क्योंकि उनको पेरेंट्स ने उसी में लगा दिया। लगा दिया। सही बात है, चाइना में ये होता है, बच्चों को ओलंपिक के लिए वो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं और हमारे यहाँ 10 साल तक के बच्चों को पता ही नहीं होता ओलंपिक होता क्या है। तो वो गोल ड्रिवन जो आपकी ये स्ट्रैटेजी है, ये बहुत अच्छी है और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा पूरा सुझाव देश बदल जाएगा सर, मैं तो कह रहा हूँ मोबाइल देख-देख के देश बदल जाएगा। है। अच्छा फिर थोड़ा बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है, उसको कैसे, मतलब यूथ कैसे उसको अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट की तरफ कैसे लेके जाए? सब बहुत सिंपल है, अपने आप को, हर यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप बीए, एमए कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, आप कुछ कोर्स सीए कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा जॉब पैकेज या मिल जाएगा, तो आप गलतफ़हमी में जी रहे हो। इससे बेटर है कि आप एम्प्लॉयबल बनो। एम्प्लॉयबल बनने का मतलब ये है कि आप देखो मार्केट की डिमांड क्या है और उनको सीखो। और इतना आजकल आप फॉर्च्यूनेट हैं कि इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं डिजिटल मीडिया पे कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, किसी भी बजट में सीख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में सीख सकते हैं, किसी भी कॉलेज से सीख सकते हैं। तो सारे कॉलेजेस नए-नए कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा है। तो ये इसका तरीका यही है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो स्किल्स आप डेवलप करें, चाहे वो कम्युनिकेशन हो सकता है, चाहे वो जो एआई के कोर्सेज़ हैं वो हो सकते हैं, वो किसी और स्किल से रिलेटेड कोर्सेज़ हो सकते हैं, उनको डेवलप करें और उसके बाद में इंटर्नशिप से शुरू करें। मेरा एक बहुत ही प्लेन सजेशन है कि जब आप ग्रेजुएशन में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो आप अपने आप को एज़ एन इंटर्न आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करें। अगर आपने 2-3 इंटर्नशिप्स करी, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब मिल जाएगा, या तो उसी कंपनी में या किसी और कंपनी में। तो इंटर्नशिप्स के करने के लिए ओपन माइंड से जाएँ। पहले सोचें कि मैं पैसा नहीं लूँगा और वही कंपनी आपको बहुत अच्छा पैसा दे देगी। तो ये एक प्रैक्टिकल सजेशन मेरा अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है। इंडिया में सर क्या है कि करियर चूज़ करने की उम्र है 23-24 साल, तब आदमी को पता चलता है मुझे करना क्या है। जबकि 16 साल की उम्र में उसको पता लग जाना चाहिए कि मुझे ये करना है या इस फ़ील्ड में जाना है। तो वो जो 6 से 22-23 साल वाली जो 6-7 साल है, वो आदमी के बच जाएँगे। तो सर 16 साल की उम्र में कोई बंदा अपना करियर पाथ को कैसे चूज़ करे? उसके लिए कुछ गाइडेंस है आपके पास? सर उसके लिए सिंपल है कि देखिए, अभी तो करियर काउंसलर्स का भी एक कॉन्सेप्ट आया है कि लोग जाके अपनी करियर काउंसलिंग करवा रहे हैं। और अच्छी बात देखिए, जैसे होता है ना, किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ कोई एक अच्छी चीज़ आती है, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, वो ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, उनको करियर्स के बारे में पता है। तो वो पेरेंट्स की हेल्प से या पेरेंट्स बच्चों की हेल्प से उनके इंटरेस्ट को आइडेंटिफ़ाई करके अर्ली एज में स्टार्ट करे, है ना? जैसे अब आपने आपकी 4 साल की बिटिया को बिज़नेस बोला और वो बिज़नेस करना, मतलब उसने बिज़नेस के बारे में जानना समझना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम अपने बच्चों को ये बताएँ अर्ली एज पर कि भई ये करियर्स हैं, और अगर उसका थोड़ा इंटरेस्ट हम देखते हैं, तो हम उसको उस फ़ील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो एविएशन हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है, वो टेक्निकल कोर्सेज़ हो सकते हैं, टेक्निकल फ़ील्ड हो सकता है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को नेवी में जाना है,
कोई भी ऐसा फील्ड हो सकता है, और बच्चा अगर उसी को फिर करे फॉलो, तो मुझे लगता है कि बहुत शुरुआत से हम उसको डेवलप कर सकते क्या हैं। आपको लगता है क्या अवेयरनेस कम है मार्केट में, माँ बाप को अवेयरनेस कम है? जैसे हमारे पेरेंट्स को अवेयरनेस कम थी तो वो हमको अलग एक फील्ड में बता नहीं पाए, बोला कि ठीक है पढ़ लो फिर इंजीनियरिंग में चले जाना। तो आज भी आपको लगता है क्या, क्योंकि आप बहुत लोगों की काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स में अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वो अपने बच्चों को गाइडेंस नहीं दे पा रहे? नहीं, ये फैक्ट है सर। देखिए, पेरेंट्स को ही जागरूक करने की जरूरत है। जैसे मैंने एक बात पहले भी कही कि पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज कम करें। सबसे पहली जरूरत ये इस चीज को सीखने की है। दूसरा, थोड़ा सा उनके साथ लिबरल रहें, और थोड़ा अभी इस टाइम पे आपको उनके साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। ऑल्दो बहुत सारे पेरेंट्स चेंज हुए हैं, अब बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है पेरेंट्स में और बच्चों के अंदर। और तीसरा, उनके इंटरेस्ट, जैसे आपने कहा कि उनको उनको गोल सेटिंग में हेल्प करें कि तुम गोल जल्दी सेट करो, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और उनको ये प्रेशर ना दें कि बस ये प्रेशर ज़रूर हो कि बच्चा अपना बेस्ट एफर्ट करे। रिज़ल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस ना करें कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो पेरेंट्स को जानना, जागरूक होना और बच्चे को समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आने वाली इस पीढ़ी को सुधारना है, देश के भविष्य को सुधारना है, तो सब, क्योंकि पेरेंट्स के लिए आसान है, उसके पास 1 या 2 बच्चे का ही प्रोजेक्ट है। भाई सरकार के पास करोड़ों हैं, वो पता नहीं कब उनसे होगा। सही बात है, क्योंकि अगर आपका बच्चा अच्छा निकलेगा तो क्या पता 500 लोगों को नौकरी दे रहा हो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अगर आपके बच्चे को आपने, तो वो कल को कंट्री की, और जब आप 500 लोगों को नौकरी देते हो, तो कहीं न कहीं आप देश की सेवा कर रहे हो। आप कितना टैक्स दे रहे हो, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, कितना आप चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक माँ बाप को डरना नहीं है कि मतलब कोई बच्चा बोलेगा अच्छा आपने तो बता दिया अभिषेक और आपने डिस्कशन किया सागर जी ने कि गोल सेट कर लो, गोल चेंज भी होते रहते हैं, आप चेंज हो तो डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लान लाइफ में बहुत सारे होते हैं सर। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने प्लान बी, सी, डी में जाके सक्सेस अचीव किया। तो आप ज़रूरी नहीं है प्लान ए आपका सक्सेसफुल होगा। आपने प्लान ए, मान मैं तो कहता हूँ आईआईटी सेट कर लिया, ठीक है, आईआईटी नहीं हुआ आपका। अब प्लान बी करिए, आप लॉ करिए, लॉ सेट नहीं हुआ आपका, आप थर्ड प्लान पे जाइए। आप, आजकल तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है सर इस पॉडकास्ट का सागर जी, कि ना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो बच्चों में डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे को माँ बाप कूटेंगे, आज मेरी धुलाई करेंगे। तो पहली बात तो बच्चों का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनना है कि ये ठीक है फेल हो गया तो माँ बाप के पास जाके बताए कि ये ठीक है मैं इतनी मेहनत करी थी, मैं नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाए एक बच्चा? और देखिए, उससे पहले मैं एक लाइटर नोट पे बता रहा हूँ। आपने कहा कि बच्चे डरते हैं कि पेरेंट्स हमें पीटेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ सच्चाई एक, कि इस समय जो पेरेंट्स हैं ना, वो पहले कूटे गए या पीटे गए अपने माँ-बाप से, और अब परेशान है वो अपने बच्चों से। तो वो तो अपने माँ-बाप से पीटे गए, पर वो अब अपने बच्चों को नहीं पीट पा रहे हैं। तो उनकी पीड़ा और कुंठा एक अलग लेवल की है, जिसको वही समझ सकता है जिनके बच्चे इस समय टीनेजर्स हैं। लेकिन हाँ, ऑन सीरियस नोट, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की आपने बात करी है, देखिए माइंडसेट ही पूरा गेम है। जिसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, जो पॉजिटिव है, वो किसी भी चीज़ को किसी भी फ्रेम ऑफ टाइम में अचीव कर सकता है। लेकिन अगर, तो हमें माइंडसेट को भी स्ट्रॉन्ग करने में पेरेंट को हेल्प करनी पड़ेगी कि बच्चे को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए वो बच्चे को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सके, हर परिस्थिति को हैंडल कर सके। और मैं समझता हूँ कि बच्चे को माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी टूल्स हैं, वो मेडिटेशन हो सकता है, वो योगा हो सकता है, वो यूट्यूब के कंटेंट हो सकते हैं, वो पेरेंट्स की गाइडेंस हो सकती है, वो सेल्फ बिलीफ हो सकता है। उन सब चीज़ों से अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, तो वो दुनिया में कुछ भी कभी भी अचीव कर लेगा। मतलब मेरा एक छोटा सी आपके माध्यम से, बिकॉज आप आए हो और ये टॉपिक छिड़ गया, तो माँ बाप से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चों को कोई कोर्स करवा रहे हो, नई नई चीज़ें करवा रहे हो, अपने आप को भी अपग्रेड करो। क्योंकि अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, अपने आप में अवेयरनेस नहीं लाओगे, तो आप बच्चों को बता नहीं पाओगे कि ये भी चीज़ होती है, ऐसा भी होता है। क्योंकि माँ बाप तो नौकरी में फंसे हुए हैं और वो 9 to 5 वही काम करते रहते हैं, और बच्चे को बोलते हैं अच्छा तू ये कर लेना। कोई देखा क्या तेने कोर्स? कोई तेरे नई मार्केट में देखा क्या? बच्चा अभी बन रहा है, वो जो कमल है ना वो खिल रहा है,
वो खिलते समय आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा-सी अपने आप को भी अपग्रेड करें ताकि बच्चे भी ज़्यादा अपग्रेड अच्छी जल्दी हो पाएँ। बिल्कुल, मैं समझता हूँ सारा हम है ना बच्चों पे बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं। हमें बेसिकली पेरेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स के माइंडसेट और पेरेंटिंग पे बात करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आप किसी पॉडकास्ट में किसी और या मेरे से पेरेंटिंग पे पूरा पॉडकास्ट करें, जिसमें कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जो आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रोल पेरेंट्स को ही प्ले करना है। देखिए बच्चा इज़ टू यंग, है ना? वो बहुत छोटा बच्चा है, उसको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है और गवर्नमेंट कब कर पाएगी पता नहीं, लेकिन पेरेंट्स बहुत जल्दी प्रोएक्टिवली उनकी हेल्प कर सकते हैं बच्चों मैं की। तो जब सरकार बनाऊँगा तब पेरेंटिंग पे ही सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखूँगा। भई अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो हम दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सरकार में आएँ, ताकि देश का भी भला हो और बच्चों का और पेरेंट्स का भी भला हो। सागर जी बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हो गया अपना, और एक जनरल टॉपिक पे हमने जो हमको मैसेज पास करना था, जो हमारी बात थी, जो जनता की बात है, जो आपस में लोग बात करते हैं, पेरेंट्स, टीचर, बच्चे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की क्या दिक्कत है, तो सारी बात घूम फिर के एक ही जगह पे आती है, वो है पेरेंट्स पे। पूरे देश के पेरेंट्स सुधर गए तो पूरा देश वैसे ही सुधर जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी मज़ा आया थैंक यू आपसे सर, बात थैंक करके।